वो उस दिन स्कूल आई तो बाकी दिनों की तरह पेट भी गैर मामूली बढ़ा हुआ था। बेमुश्किल वो गेट से अंदर दाखिल हुई और अंदर आते ही उसने बैग को जमीन पर रख दिया। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी और जिस्म कांप रहा था। उसका रंग बेहद पीला, बिल्कुल जर्दी के जैसा था। आंखें बाहर को निकली हुए और कमजोर जिसामत पर बढ़ा हुआ पेट देखने वाला हर इंसान उसे देखते ही समझ जाता कि वो किसी बीमारी का शिकार है। कोई ऐसी बीमारी जो उसके पेट को बढ़ाकर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। स्कूल है। मैं आती तो टीचर्स भी उसे तशवीश से देखती रहते। उसका बैठने का अंदाज, उठने का अंदाज खासा अजीब था। वो पहले ऐसी नहीं थी। बस कुछ माह पहले ही उसका पेट बढ़ना शुरू हुआ और अब इस हद तक बढ़ चुका था। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था जहां पर 2 इस्तादजी और 3 इस्तानियां पढ़ाते थे। बच्चियां और बच्चे इकट्ठे पढ़ते। वो है 5वीं जमात की तालबा थी, लेकिन अपने कद व कामत की वजह से बाकी बच्चियों से बड़ी लगती। मुश्किल से अंदर दाखिल हुई और कोने में बैग रख कर हाँपने लगी। कुछ देर तो वो हंपती रही और फिर बमुश्किल नीचे झुकते हुए ईंटों पर बैठ गई। उसने नीचे झुककर अपने पीठ को देखा और एक हाथ अपने पीठ पर रख लिया। वो तो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो एकदम से उसके पीठ में शदीद दर्द भी रहता है और उसे सांस लेने भी मुश्किल होती है। वो अभी उन्हीं सोचों में गुम थी जब दरवाजे से आते शख्स को देखकर वो बुरी तरह सहम गई और फिर उठते हुए अपने बैग को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए क्लासरूम की जानब चली गई। ये आज की बात नहीं थी कि उसे इस शख्स से खौफ आता था। वो शख्स हमेशा ही उसके लिए खौफ का बास बना रहा। वो भी उसे जाते हुए देख चुका था और उसके माथे पर उंगंत बाल पड़ गए। आज उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। वो हैरान था कि आखिर उसे और कोई नोट्स क्यों नहीं करता। कई दफा उसने स्टाफ रूम में भी इस बात का जिक्र छेड़ा, लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद खामोशी छा जाती और कोई भी नतीजा नहीं निकलता। और उसकी यह परेशानी रोज रोज एक बड़ा मसला बनाती जा रही थी। एक ऐसा मसला जो अब उस है कि रातों की नींद को भी उड़ाने लगा था। वो जब क्लास में जाता था अब भी उसके उठने बैठने के अंदाज को देखता रहता। उसके गैर मामूली बड़े हुए पेट को देखकर कुछ माह पहले का वाकया उसके ज़हन की स्क्रीन पर घूमने लगता और वो उसे झटक देता। तमाम बच्चे असेंबली में मौजूद थे, लेकिन उसने नजर घुमाकर देखा तो वो असेंबली में मौजूद नहीं थी। कुछ देर तो वो इंतजार करता रहा और फिर उससे पहले कि कोई और इस बात पर तवज्जो देता, वो सबकी नजर बचाकर क्लासरूम का जायजा लेने के बहाने अंदर चला गया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वो सामने बेंच पर सरगराए बैठी थी, बिल्कुल किसी मासूम चिड़िया की मानंद जो अपने सामने बैठे हुए शिकारी को देखकर बेबसी से कोई पनाहगाह तलाश करने लगे। उसकी उम्र तकरीबन 13 साल होने के बावजूद वो अपनी कंद ज़हनी की वजह से अभी तक प्राइमरी स्कूल का हिस्सा बनी हुई थी। वो उसे देखकर ठटक गया। उसने एक बार चौर नजरों से अर्धगर्द गैलरी में झांक कर देखा, लेकिन कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। वो आहिस्तगी से चलता हुआ उसके करीब आया और उसके पास ही खड़ा हो गया। सोनिया, उसने आहिस्तगी से उसे आवाज दी और वो एक ही दम में हड़बड़ाकर सीधी हो गई और उसे देखकर एक बार फिर सहम गई। वो बिल्कुल एक मासूम बच्ची थी जिसके चेहरे पर मासूमियत और खौफ के मिले जले इम्तिजाज थे। वो उसे देखते ही हमेशा की तरह बेहद खौफजदा हो गई जब उसने थोड़े से सख्त लहजे में उसे कहा, बाहर आ जाओ, अंदर क्यों बैठी हो? वो एकदम से ऊपर उठी और तेजी से बाहर निकल गई, लेकिन एक बार फिर उसकी चाल की लड़खड़ाहट उसे तशवीश में डाल गई। उस लड़की के साथ कोई ना कोई ऐसा मसला जरूर था। थोड़ी देर के बाद जब वो क्लासरूम में आया तो एक बार फिर वो अपना सर गिराए बैठी थी। उसने उसे बुलाया तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे के बदलते हुए रंग उसकी हालत की पेशेंगोई कर रहे थे और उसकी आंखों का खौफ मजीद उसकी हालत को दरहम बरहम करने पर तला हुआ था। वो नरमी से उससे पूछने लगा, क्या तुम्हें पेट में दर्द है? वो बच्ची कुछ देर खामोशी से अपने दुपट्टे के पलों को हाथ पर लपेटती रही। उसकी आंखों में आंसू के छोटे छोटे कतरे चमकने लगे, जबकि सामने बैठे शख्स को उसकी हालत पर रहम नहीं आ रहा था, बल्कि किसी अनजान खदशे के तहत उसका अपना दिल लर्ज रहा था।
वो कुछ देर सवालिया नजरों से उसकी जानब देखता रहा और कुछ देर के बाद उसने सहमते हुए इस बात में सर हिला दिया। बाकी छोटे बच्चे भी उनकी जानब मुतवज्जा हो चुके थे। उसके खदशे सही साबित हो रहे थे। यकीनन उसे वही दर्द था जिसका उसे खौफ महसूस हो रहा था। तुम ऐसा करो कि अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हारी छुट्टी ले लेता हूं। जबकि इस बात पर उसने मजीद नफी में सर हिलाते हुए 2 कदम पीछे हटा लिए। वो घर भी नहीं जाना चाहती थी। न जाने कौन सा खौफ था जो उसे घर से भी खौफजदा कर रहा था, लेकिन पूरा दिन वो दर्द से बेचैन रही। हल्का हल्का दर्द कभी उसकी कमर में और कभी उसके पीठ में चुभन डाल देता। जब छुट्टी की घंटी बजी और तमाम बच्चे कतार बनाकर बाहर की जानिब बढ़ने लगे तो उसने एकदम से अपना बस्ता उठाया, कंधे पर डाला और चीखते हुए बैठ गई। छोटे बच्चे उसकी जानिब मुतवज्जा हुए, लेकिन दरवाजे में खड़े हुए सर के खौफ की वजह से वो जल्दी ही बाहर निकल गए। बच्चों के बाहर निकलते हुए वो तेजी से उसकी जानब हो गए, बढ़ा और उसे सहारा देकर उठाया। लेकिन वो थी कि तकलीफ से दोहरी होती जा रही थी। तकलीफ के बास उसकी रंगत बिल्कुल सियाह पड़ चुकी थी। उसमें इतनी भी हिम्मत होती है कि वो उसे सहारा देकर उठा सकती है, नहीं थी कि वो उठ पाती। इससे पहले कि वो दर्द की शदीद लहर से एक बार फिर चीख उठती, उसने अपना सख्त हाथ उसके मुंह पर दबाते हुए उसे सहारा देकर दरवाजे तक ले आया, जब गैलरी में कोई भी मौजूद नहीं था। यकीनन छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे बाहर चले गए थे। उसातिज़ा भी अपने अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाते। ये एक आम सा प्राइमरी स्कूल था जिसमें उसूल और कवानीन न होने के बराबर थे। गैलरी में आते हुए उसने उसे अपने बाजुओं में उठाया। उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। खौफ था कि उस पर हावी होता जा रहा था। वो जैसे जैसे दर्द और तकलीफ से समटती, बिल्कुल उसी तरह खौफ से वो भी समट जाता। अर्द-गर्द बजती हुई खतरे की घंटियां उसे मुसलसल खबरदार कर रही थी। शायद उसकी पकड़ का वक्त आ चुका था, लेकिन वो इस कदर शातिर था कि उसने एक बार फिर उस खेल को शातिर रंग देते हुए उसे उठाया और जब सामने कोई रास्ता नजर न आया तो उसे लेकर वॉशरूम चला गया। सिर्फ एक पल ही लगा उसे जब उसके ज़हन ने वह सारा तरीका बांध दिया जो उसे नजात दिला सकता था। अब सिर्फ वक्त था उस तरीके पर अमल करने का और उसे इंतजार था स्कूल के खाली हो जाने का। उसने उसे आकर वॉशरूम में बिठा दिया और वॉशरूम का दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया। वो उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। सोनिया दर्द से बेहाल हो चुकी थी। वो एक छोटी बच्ची थी जिसने रोना ही वो हचकियों से रोते हुए मुसलसल अपने निचले जिस्म को ऊपर उठा रही थी। कभी वो खरोट के बल लेटती, कभी दीवार के साथ टेक लगा लेती और कभी बैठ जाती, लेकिन उसे किसी सूरत भी सुकून नहीं मिल रहा था और सामने खड़ा शख्स उसे देखकर ही बेसुकून हुआ जा रहा था। उसे अब भी उसकी हालत पर रहम नहीं आ रहा था और ये बात उसके जहन से कोसों दूर थी कि उसे उठाकर किसी अस्पताल मुंतकिल करवा देता। अभी भी उसकी दरंदगी और वहशत उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो रही थी, जिसने उसके दिमाग को मफलूज कर दिया। बाहर से शोर आना खत्म हो गया, जिसका मतलब था कि बाहर मौजूद बच्चे चले गए हैं। वो यहां से बाहर कैसे जाता? उसके लिए भी उसके पास एक बेहतरीन हल था, लेकिन उससे पहले उसे अपने सामने पड़ी हुई इस मुसीबत से निपटना था जो कि उसके गले पड़कर उसे बर्बाद कर सकती थी। और उसके लिए उसके पास बस कुछ ही वक्त था अपने गंदे मंसूबों को तकमील देने के लिए। वो उसके सामने ही बैठ गया और एक बार फिर उसे अपने सामने बैठा देखकर खौफ और दर्द से जैसे मरने के करीब थी। तभी उसने हाथ बढ़ाकर उसके लिबास को नोचने की कोशिश की और वो सब कुछ करता चला गया जिससे वो अपने खिलाफ तमाम शवाहिद मिटा रहा था। उस वक्त उस मासूम बच्ची की हालत को देखकर कोई भी इंसान लर्ज़ जाता। सोनिया माँ बाप की इकलौती औलाद थी जो काफी मन्नतों और मुरादों के बाद रजिया बेगम की गोद में आई। शादी को तकरीबन 12 साल का उर्सा गुजर चुका था और जो भी हमल ठहरता वो कुछ ही माह के बाद खत्म हो जाता और एक बार फिर उसकी उम्मीद टूट जाती। उसका शवार इनवरों से समझाता रहता था कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं।
लेकिन वो एक बार फिर अपनी उस उम्मीद के टूटने पर बिखर जाया करती। डॉक्टर हर बार यही कहते थे कि शौहर के स्पर्मज में कोई ऐसा मसला है जिसके बाद कुछ माह के बाद बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ता। सादा लोग थे, सादा और गांव के रहने वाले लोग जिनको मुकम्मल तबी अद्वियात का इल्म ही नहीं होता। उनकी कल मीरास इलाके में रहने वाली दाइयां और गैर संजीदा मामूली पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं जिनसे थोड़ी बहुत अद्वियात लेकर वो एक बार फिर उम्मीद बांध लेते। 12 सालों में ऐसा 4 बार रजिया के साथ हो चुका था। जब 5वें बार उसे हमला ठहरा, इस बार भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कामयाब हो जाएगी। वो अपनी तरफ से मुख्तलिफ दरगाहों पर गई, मन्नतें मांगी, धागे बांधे, थोड़ी बहुत दवाई भी जारी रखी। ये पहला हमल था जो 4 माह से तजावुज कर गया और उस रोज वो इस कदर खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस शाम उसने आते ही अनवर को खाना देने से पहले ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया है और ये हमल 4 माह से आगे चला गया है। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि अगर हमल 4 माह से ज्यादा रहा तो हो सकता है वो आखिर तक ठीक रहे। उस रोज अनवर भी बेहद खुश था। औलाद की ख्वाहिश आखिर किसको नहीं होती? हर एक शख्स को ये ख्वाहिश होती है और उस कदर शदीद होती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरता है। 9 माह तो जैसे खुशियों का सफर करते ही तय पा गए। 4 माह का मुकम्मल अरसा तो रजिया ने डरते डरते गुजार दिए और 4 माह से ऊपर जितने भी माह गुजरे उसने अनवर हो गए से खूब लाड उठवाए और अनवर भी ऐसा साबर इंसान था कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता जितनी भी उसकी इस्तिताअत थी। उसकी जिंदगी तो सिर्फ रजिया ही थी और रजिया के बाद ये आने वाला बच्चा और फिर पूरे 9 माह के बाद अल्लाह ने उनकी गोद में बच्ची डाल दी जिसे देखकर वो इस कदर खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दाई सरिया इलाके की जानी मानी दाई थी और उसी दाई के पास ही रजिया ने सोनिया को जन्म दिया। पैदाइश के वक्त सोनिया बाकी बच्चों की निस्बत कमजोर थी और रोने के मामले में भी वो बच्चों की तरह जोर से रोने की बजाय बस गले से छोटी छोटी आवाजें निकालती रहती। गांव की बुजुर्ग खवातीन ने रजिया को मशवरा दिया कि लगता है बच्ची को मां के पीठ का नमूनिया है, इसलिए उसे शहद में दूध डालकर पिलाया करो। और बेचारी सादा सी रजिया उसे बस दूध और शहद पिलाने पर ही इक्तफा करती रही। जब सोनिया 3 साल की हुई तो उसमें गैर मामूली तब्दीलियों को देखा गया। वो जहनी तौर पर एक रट बची नहीं थी, गो कि वो शक्ल वो सूरत के लिहाज से बिल्कुल अनवर की तरह थी। गंदमी रंगत, गोल मटूल आंखें और गोल मटुअल चेहरा। रजिया ने बचपन से ही उसके बालों की खासी देखभाल की और उसके सर के बाल भी काफी घने और सियाह थे। जब वो 3 साल की हुई तो उसे ये मामला पेश आया कि जब वो रोने लगती तो फिर रोती ही रहती, किसी की बात भी नहीं समझती और यूं ही उसे रोते रोते घंटे बीत जाते। पहले पहल तो दम दुरुद करवाया गया कि बच्ची को नजर लग गई है। बुजुर्ग खवातीन की हदायत के मुताबिक उसे कुरान के साए में भी नहला दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब एक रोज अनवर उसे शहर में डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल मुआयना किया, कुछ टेस्ट किए और अनवर को जो बात बताई वो उसे सुनकर ही नढाल सा हो गया। डॉक्टर ने बताया कि वो पैदाइश से ही ज़हनी तौर पर कमजोर है। कुछ माह तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन फिर ही भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो इस हद तक तो बिल्कुल ठीक थी कि मामलात को समझ पाती, बातें भी ठीक करती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा काम होता जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर शदीद तनाव महसूस करती हो और कभी कभार उसे दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते थे। कुछ सालों तक तो उसका इलाज चलता रहा, लेकिन वो कुछ बेहतर ना हुई। डॉक्टर्स का यही कहना था कि कुछ स्पर्मस की कमी की वजह से उसके दिमाग में कुछ मसला हो गया है। बाप उसे बेहद लाड प्यार से रखता था, हती कि उसे स्कूल भी तभी दाखिल करवाया गया जब वो 6 साल की हुई। पूरा दिन रजिया उसके साथ ही जाती और छुट्टी के वक्त उसे साथ लेकर घर आती। वो उनकी अकलौती और लाडली बेटी थी, चाहे जैसी भी थी, लेकिन उनका तो कल सरमाया वही थी और वो उसी के जरिए अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे। लेकिन ये शायद उसकी बदकिस्मती थी या हालात की सितम जरीफी कि जब वो 7 साल की हुई
तब एक रोज अनवर मजदूरी के लिए सुबह काम पे तो गया, लेकिन वापस नहीं आया। उस रोज अनवर के ऊपर दीवार गिर गई। शाम तक रजिया और सोनिया उसका इंतजार करती रही। शाम को वो खबर आई जिसने उन पर आसमान गिरा दिया। उस रोज उसके साथ काम करने वाले मजदूरों में से किसी ने आकर बताया कि अनवर के ऊपर दीवार गिर गई है। वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए वो मौके पर ही जान बहक हो गया। रजिया की तो गौया दुनिया ही उजड़ गई। अनवर के सिवा उसका था ही कौन? अनवर ही तो उसका एक आखिरी सहारा था और वो भी उससे छीन लिया गया। रो रो कर उसने आसमान सिर पर उठा लिया। सोनिया पहले पहल तो खामोश बैठी रही और फिर रात गए तक रोती रही। उसे संभालना बेहद मुश्किल था। सभी जानते थे कि वो हमेशा ही इसी तरह ही रहेगा। अपने बाप से किस कदर मोहब्बत करती थी। बेटा तो था नहीं अनवर का, बस एक बेटी थी और वो भी उस हाल में। अनवर के बाद कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उन्हें इखराजात मुहैया करके उनकी जिम्मेदारी उठा लेता। कुछ रोज जब तक अदत रही, रजिया की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई ने उठाई और बल आखिर वो भी तंग आ गया और एक शाम रजिया के पास आया। वो तो बेचारी वक्त से पहले ही बूढ़ी हो गई थी। अनवर ने उसे किसी चीज की कमी नहीं दी थी और अब आकर वो पाई पाई को मोहताज हो गई थी। उस रोज उसका बड़ा भाई उसके पास आया तो सोनिया उसकी गोद में ही सो रही थी। आज पूरे 15 दिनों के बाद उसने अपने भाई की शक्ल देखी थी। चलो, वो इसी में ही खुश थी कि वो कम से कम उसके हालात दरियाफ्त करने तो आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज वो किसी और मकसद के तहत आए हैं। उसके भाई ने थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद मुद्दे पर आते हुए रजिया को वो बात बताना शुरू की, जिसके बाद वो उसे देखती रह गई। चाहते थे कि रजिया दोबारा निकाह कर ले, क्योंकि उनके अपने भी छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मजीद जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। उसके लिए उन्होंने एक रिश्ता भी देख लिया था। वो तकरीबन 50 साल शख्स था जिसे बीवी की जरूरत थी देखभाल के लिए, और रजिया के साथ साथ सोनिया की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार था। पहले पहल तो वो इनकार करती रही, लेकिन अब जोर टूट चुका था। बिलाखिर उसे उसी शख्स के साथ निकाह में दे दिया और उस रोज अनवर को याद करके कितनी ही देर आंसू बहाती रही। उसने कब सोचा था कि जिंदगी इस कदर अजीब बदलाव का शिकार हो जाएगी कि उसकी हस्ती ही मट जाएगी। रशीद नामी शख्स पहले पहल तो ठीक रहा, लेकिन तकरीबन 2 माह के बाद उसने अपना रंग निकालना शुरू कर दिया। वो एक अजीब जहनियत रखने वाला शख्स था, जवारी और शराबी। उसकी बहनों ने मिल मिलाकर उसे रजिया के गले डाल दिया ताकि वो किसी मुसीबत की तरह उनके सिर से उतर जाए। रजिया की जिंदगी यहां आकर दोज़ख से भी बदतर हो गई। अनवर ने तो आज तक उसे डांटा तक नहीं था। मेहनत मजदूरी करके, चाहे कम ही सही, लेकिन उसे हलाल तरीके से घर बैठाकर रोटी खिलाता था। लेकिन उस शख्स के घर में आते ही कुछ माह के बाद उसे खाने के लाले पड़ने लगे। ये उसने अच्छी बात की थी कि उसने अपनी शादी से पहले अनवर का घर सोनिया के नाम करवा दिया था। ये शख्स आए रोज उसे जलील करता रहता और हर वक्त उसके यही ताने होते कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी है को भी पाल रहा हूं, तुम्हारी पागल बेटी तो मेरे सर पर थोप दी गई है। इन रोज रहने वाले झगड़ों ने सोनिया को मजीद कंद ज़हन बनाने में अपना किरदार अदा किया। रजिया सारा दिन अर्धगर्द घरों में काम करती और अपनी बेटी को पालती, अपनी बेटी के तालीमी अखराजात को भी उठाती, लेकिन उसके बावजूद रशीद उस पर बिलौजा ही शक करता रहता। मार पैट करने से भी बाज न आता और उसकी मेहनत से कमाए गए पैसों को भी कितनी ही दफा उससे हत्या कर ले गया। अब उस दुनिया में कोई भी नहीं था जिसे वो अपना दर्द सुनाती। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बेटी से गाफिल होती गई। वो उसके हाल से गाफिल थी, वो भी महज इसीलिए कि वो सारा दिन उसी के लिए मेहनत करती रहती और ये नहीं जानती थी कि उसी की बेटी पर वो अजाब नाजिल होने वाला है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दरंदों की तरह दरंदगी करने वाले ये क्यों नहीं जानते कि जिस पर वो दरंदगी कर रहे हैं वो किसी के जीने का सहारा भी हो सकती है। उस वक्त उसकी उम्र 10 साल थी। डरी सहमी सी मासूम लड़की जिसका सिर्फ ज़हन ही कमजोर था।
जिस्म के सारे खद्दू-खाल उम्र के साथ साथ निहायत खूबसूरती से बढ़ते चले जा रहे थे जब वो सर नईम की नजरों की जिद में आ गई। वो उसे अपने पास बुलाता और सबक याद करवाने के बहाने उसे देखता रहता। वे उसकी नजरों की तप्श को समझ नहीं पाती थी। अपनी कंद जहनियत की वजह से वो अभी तक एक ही क्लास में थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता चला गया और नजरों से काम हाथ पर आ गया। वो कभी कभार उसके गालों पर और कभी कभार उसके हाथों और बाजुओं पर हाथ लगाता रहता। क्लास में बाकी भी बच्चे और बच्चियां थे, लेकिन वो कम उम्र थे। नईम की नजरें इस कदर गंदी थीं कि उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। वो इस तरह का ज़हन रखने वाला इंसान था जिसके ज़हन में फकत हौस के अलावा और कुछ भी नहीं होता, और यही हौस का गंध उसकी नजरों से उभर कर कब किसी के दामन को दागदार करने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। रजिया शाम को थक हार कर वापस आती तो उसे अपनी गोद में सला देती। ना वो कुछ पूछती और न ही वो कुछ बताती। न ही उसे तालीमी मामलात में कोई इल्म था। वो एक पढ़ी लिखी मां नहीं थी। वो तो बस ये चाहती थी कि उसकी बेटी इतनी बन जाए कि खुद अपनी जरूरत के मुताबिक तालीम हासिल कर ले। घर में रशीद ने उस कदर वबाल डाला होता कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी बेटी बचपन की दहलीज को छोड़कर जवानी में कदम रखने लगी। आज कल की माशरती हकीकत यह है कि बच्ची सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बालग हो जाती है, और जब से वो बलूगत की हदों के पास पहुंची थी, रजिया को बस ये फिक्र है कि वो अपनी मां की तरह हो जाएगी। रात दिन सताए जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। उसे इस बात की जरा बराबर उम्मीद नहीं थी कि रशीद बाप बनकर उसका ख्याल रखेगा, या उसे बाप की नजर से देखकर अपने पास रखेगा, या फिर उसे बाप बनकर किसी के हवाले करके उस शरीफ फर्ज से सबकदोश हो जाएगा। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बेटी उस घर में रहते हुए भी दरंदगी का निशाना बन सकती है। वो उसे घर के दरंदों से बचाती रही और बाहर के दरंदे उसे नूच खाने के लिए तैयार होते रहे। वो अब अक्सर औकात उसकी नजरों और उसके लम्स से खौफजदा तो हो जाती, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि वो किस नीयत से उसे देखता है। और एक रोज वही हुआ जिसका रजिया को डर था। वो अपनी बलोगत की हदों को पार कर गई और अब वो एक बालिग लड़की थी। रजिया ने उसे अच्छी तरह समझा बुझा दिया। उसकी हर चीज का वो खुद ही ख्याल रखती। वो उसे जमाने की हर बुरी नजर से बचा लेना चाहती थी, और हर रोज वो उसे इस बात के बारे में आगाह करती रहती। जब वो उस हालत में पहली बार स्कूल आई तो नईम उसे देखते ही उसकी हालत के बारे में अंदाजा लगा चुका था। उसने उसे पास बुलाया और कुछ देर उसे सबक याद करवाता रहा, और फिर उसके बाजू पर हाथ फेरते हुए बोला, आज तुम्हें क्या हुआ है? और यह पहली बार था जब उसकी आंखों में सर की तरफ देखते हुए खौफ उमड़ आया। ये एक ऐसा सवाल था जो उसकी मां ने किसी के सामने बयान करने से मना किया था। वो कुछ देर तो उसे देखती रही और फिर अपना सिर खुजाकर इधर उधर देखने लगी। जब उसने उसका मना अपनी जानिब फिरते हुए आहिस्तगी से कहा कि मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और वो मासूमियत से बस जबान लबों पर फेर कर रह गई। वो इस बात की गहराई और इस बात के पीछे छिपे हुए मतलब से आगाह नहीं थी। उस शाम जब उसकी मां एक बार फिर उससे इसी बात का जिक्र कर रही थी तो उसने नवाला मन्ना में रखते हुए अपनी मां से इस बात का जिक्र किया कि सर मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है। रजिया चाहे जितनी भी सादा थी, बेटी के मन्ना से ये बात सुनकर कांप कर रह गई, और उसी रात उसने इस बात का जिक्र रशीद से भी किया कि मुझे लगता है कि सोनिया के स्कूल का उस्ताद अच्छा नहीं है। तुम जाकर उसे किसी रोज ये बताओ कि हमारी बेटी से कोई भी किसी किस्म की बात न करे। वो उसकी बात सुनकर तंजिया मुस्कुराया और सर झटक कर बोला कि तुम्हारी बेटी कोई अकेली स्कूल नहीं पढ़ती, और वैसे भी जैसी मां वैसी ही बेटी होनी है। रजिया अफसोस भरी नजरों से अपने शवाहर को देखने लगी, जो कभी भी किसी हाल में खुश नहीं हुआ। जब वो उसे हाथ में लेकर उठा तो उसे लगा कि वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। यूं देखते पाकर एक बार फिर भड़कते हुए बोला, मेरी एक बात याद रख लो,
वो अच्छी तरह जानती थी कि सोनिया रशीद की औलाद नहीं है और पराई बेटियां हमेशा पराई ही रहती हैं। उस रोज उसने सोनिया को मजीद खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने एक लफ्ज भी अपने मना से नहीं निकाला, क्योंकि उसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं था जो वो जानती हो और जो उसे मानी खीज लगता हो, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जो उसे उन गहराइयों में धकेल देगी जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। उस क्लास में मौजूद उस शख्स की हुस्न बढ़ती जा रही थी। वहां उसूल और कवानीन इतने सख्त नहीं थे और गांव के स्कूलों में इस तरह का कोई भी काम नामुमकिन ही समझा जाता है, क्योंकि लोग एक है दूसरे पर अंधा यकीन करते हैं, चाहे उस अंधे एतबार की उन्हें कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े। रजिया ने ये सारी बातें अपना वहम समझकर झटक दी। उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ थी और वो उसे हर हाल में तालीम दिलवाना चाहती थी। आखिर ये अनवर की ख्वाहिश थी जिसे वो पूरा करना खुद पर लाजिम समझती। ये हफ्ते की सुबह थी जब वो स्कूल आई। हमेशा की तरह उसने बेग को बगल में दबा रखा था। रजिया उसे एक बड़ा सा दुपट्टा दे देती और तलकीन करती कि उसे फैलाकर खुद पर ओढ़ा करो। वो रोज मां की नसीहत पर अमल करते हुए दुपट्टा फैलाकर खुद पर ओढ़कर स्कूल जाती और वहां जाकर बाकी बच्चियों की तरह ही खेल कूद में शामिल हो जाती। जब हो जाती छुट्टी से कुछ वक्त पहले उसे सर नईम ने अपने पास बुलाया और बातों में मशगूल करने लगा। वो कुछ देर उसे रंगीन रंगीन बातें सुनाता रहा। जब छुट्टी हो गई और उसे यकीन हो गया कि अब बच्चे गैलरी से जा चुके हैं, तो वो उसका बाजू थामते हुए बाहर आया। तकरीबन तमाम टीचर्स भी जा चुके थे। वो उसे लेते हुए स्टाफ रूम की जानब बढ़ा और पहली बार किसी अनजान खदशे के तहत उसका दिल लर्ज उठा। अल्लाह ने औरत की छुट्टी हिस्स को इस कदर तेज बनाया है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली हर नजर और अपने साथ बरते जाने वाले हर लहजे को बहुत अच्छी तरह पहचान लेती है। लहजे या नजर में मौजूद थोड़ी सी होश भी उसे खबरदार कर देती है। और उस रोज पहली बार है। वो स्टाफ रूम में जाने के बजाय बाजू छुड़वाकर गैलरी में भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस शख्स ने उसे मजबूती से थाम रखा था। वो उसे अंदर ले आया और सोफे पर बैठाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। न जाने उसके साथ कौन कौन मुलव्वस था, या ये ऐसा कौन सा खेल था जिससे वो यूं बेधड़क होकर खेलने लगा। वो रोते हुए मुसलसल बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो उसे प्यार से पचकारते हुए मुसलसल खुद की जानब राग़िब कर रहा था। वो इतनी मासूम बची थी कि उसकी हरकतों से खौफज़दा होकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए रो रही थी, जबकि वो उसके करीब आते हुए उस पर फैलाए गए दुपट्टे को नोचकर सख्ती से उसके मुन्ना पर बांध गया। उसके निन्हे निन्हे हाथों को उसने अपनी गिरफ्त में ले रखा था और झुकते हुए उसकी गर्दन पर लब रखे और हर उस हद को पार कर गया जो हद एक लड़की के किरदार और इज्जत के इर्द गिर्द खींचती जाती है। वो चाहे कम उम्र सही, चाहे कुंद ज़हन सही, थी तो एक लड़की ही। वो कुछ देर तो उसके साथ वो वहशियाना खेल खेलता रहा और फिर उसे छोड़ दिया। उसका मना खोलते हुए उसे पानी पिलाया, और उस वक्त जब वो हौस और वहशत उससे दौर हुई तो उसे खौफ ने आन घेरा। वो अच्छी तरह जानता था कि रजिया उस वक्त उर्द गर्द कामों के सिलसिले में बाहर होती है। उसने उसे अपने पास बैठाते हुए थोड़ी देर नरमी से उसे समझाने लगा। वो उसे समझा रहा था कि अगर वो इस बात का जिक्र कहीं पर भी करेगी तो मैं एक बार फिर तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। और उसका तो हाल ऐसा था मानो काटो तो बदन में लहो नहीं। खौफ, दर्द, और उसके बाद वो ये भी नहीं जानती थी कि उस पर कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। जब उसे मुकम्मल यकीन हो गया कि अब उसने उसे इस कदर खौफज़दा कर दिया है कि वो इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करेगी, तब वो उसे बाहर ले आया और एक बार सारे शवाहिद को मिटाते हुए स्कूल की उस छोटी दीवार के पास आया। उसने उसे दीवार के ऊपर बैठाते हुए खुद भी दीवार फलांग लिया और दूसरी जानब से उसे नीचे उतार लिया। उसने कहा कि अभी घर चली जाओ, लेकिन अगर घर जाकर तुमने किसी से भी इस वाक़े का जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो इस कदर खौफज़दा थी कि दर्द और खौफ के बास उससे चल पाना भी मुश्किल था। लड़खड़ाते कदमों के साथ
वो घर तक पहुंच गई और जाते ही कमरे का दरवाजा बंद करके लेट गई। तकरीबन 2 घंटों के बाद जब रजिया वापस आई तो उसे कंबल में दबके हुए देखकर हैरतजदा हो गई। वो तो उमूमन इस वक्त घर में खेल रही होती, अपनी गुड़िया के साथ या फिर हमसाई के बच्चों के साथ। रजिया उसके पास आई और उसके बालों को चेहरे पर से हटाते हुए उसे देखने लगी। वो यूं सो रही थी जैसे नीम बेहोशी में हो। उसकी पलकें लर्ज रही थीं, चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और पसीना उसके पूरे जिस्म से बह रहा था। रजिया उसे देखकर हैरान रह गई। उसने आगे बढ़कर उसे हाथ लगाया तो वो बुखार से तप रही थी। उसके जिस्म की कपकपाहट बिल्कुल वाज़ेह थी। सोनिया, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मेरी तरफ देख। रजिया ने उसके गाल पर थपकी देते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में मुगन थी, इसलिए उसकी तोजा बिल्कुल भी रजिया की जानब नहीं थी। रजिया ने उस पर से कंबल हटाया और उसकी हालत देखकर यूं लगा जैसे उसके कदमों से जमीन निकल गई हो। सोनिया के कपड़ों पर मौजूद सुर्ख धब्बों को देखकर वो हैरतजदा रह गई। दिल इस कदर खौफ से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने जल्दी से उसे ठंडे पानी से पट्टियां की और उसे जगाते हुए पूछा कि क्या हुआ है लाडो, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? किसी अनजान खदशे के तहत रजिया का दिल लर्ज रहा था जब सोनिया कुछ देर उसकी तरफ देखती रही और फिर रोना शुरू कर दिया। ये बचपन से उसके साथ मसला था कि जब वो रोना शुरू करती तो फिर रोती ही रहती लगातार। रजिया मुख्तलिफ वसवसों का शिकार हो चुकी थी, लेकिन फिर रात तक उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दे दी कि हो सकता है ये औरतों के मखसूस क़ियाम की शुरुआत हो, जिनकी तरतीब में बाज दफा बेतरतीबी भी हो सकती है। हाँ, भला इसके अलावा क्या हो सकता है? सोनिया जाती किधर है? स्कूल और स्कूल से सीधा घर। रजिया तो उसे कभी पड़ोसन के घर तक नहीं जाने देती और रशीद भी मुसलसल 3 दिनों से गायब है, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। उसने बमुश्किल खुद को तसल्ली देते हुए इन गलत सोचों को अपने ज़हन से बरी तरह झटक दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने इस चीज को नजरअंदाज करके किस कदर बड़ी गलती की है। तकरीबन 1 हफ्ते तक सोनिया स्कूल नहीं गई और उधर नईम का भी बुरा हाल था। वह इसी खौफ में मुब्तला था कि कहीं सोनिया ने इस चीज का जिक्र किसी से ना कर दिया हो। अंदर ही अंदर कहीं दिल में ये इत्मीनान भी था कि अगर सोनिया ने किसी से जिक्र किया होता तो अब तक तो बात फैल चुकी होती। जो होना था हो गया, अब उसे इस किस्म का कोई खतरा मोल नहीं लेना। वो पहले भी जिस कदर कर चुका है, ये उसकी इज्जत और नौकरी दोनों के लिए शदीद खतरा है। वो चाहता था कि बस इस बार बात आई गई हो जाए, आइंदा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इंसानी फितरत में ये चीज आम है कि जब एक बार इंसान गुनाह की तरफ रागिब होता है तो गुनाह से दो चार होने के बाद जब उसे पछतावा घेरता है तो वो हर बार खुद को ये कहकर तसल्ली दिलाता है कि आइंदा ये नहीं होगा। शायद उसने खुद को यही तसल्ली दिलाते हुए मुतमईन होगा कर लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कुदरत उसके खिलाफ ऐसे शवाहिद इकट्ठे कर चुकी है कि वो चाहकर भी इस चीज से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद सोनिया दोबारा स्कूल आना शुरू हो गई, लेकिन अब वो सिर नईम के पास भी नहीं भटकती थी। वो दौर से ही खड़े होकर कभी तो उसे सबक सुना दिया करती और कभी तो बस यूं ही खड़ी रहती और फिर वापस चली जाया करती। हती की बच्चों के सामने कितनी दफा उस्ताद ने सख्ती भी की थी, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर हुआ था नहीं होता। सुबह स्कूल आते हुए भी वो रजिया से यही जिद लगा लेती कि उसे स्कूल नहीं जाना, लेकिन रजिया उसे हर हाल में स्कूल भेज देती और उसके बाद वो मखसूस आयाम का शिकार न हुई तो रजिया ने यही समझ लिया कि बाज औकात ऐसा हो जाता है कि शुरुआती दिनों में दरमियान में वक्फा आ जाए। लेकिन उसने गौर ही ना किया कि कब इतना बड़ा वक्फा वक़ूअ पज़ीर हो गया जो उसके लिए तशवीश का बायस बनता। वो धान पान सी लड़की तकरीबन 5 माह तक तो ठीक रही और 5 माह के बाद उसका पीठ बढ़ना शुरू हो गया। अब वाज़ह तौर पर उसके पीठ का नचला हिस्सा नुमाया नजर आने लगा। रजिया ने इस बात पर गौर तो किया और एक दिन उसका जिक्र अपनी पुरानी सहेली से भी किया, तो उसने रजिया को यह कहकर मुतमईन कर दिया
कि बुलुगत के बाद जब लड़कियों में मखसूस अय्याम की बेतरतीबी शुरू होती है तो बाज औकात पेट और वजन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और सादालो माओ की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो हर चीज का जवाब खुद ही ढूंढ लिया करती हैं। वैसे भी उसे रत्ती बराबर उम्मीद नहीं थी कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएगी तो रशीद उसे जाने देगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। और गांव की सबसे बड़ी बात यह है कि जब कनवारी लड़कियों को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जो उनके किरदार को मशकूक बना देती हैं। 5वें माह के बाद जब छठा माह शुरू हुआ तो उसकी तबीयत हो गई है भी कुछ अजीब सी रहने लगी। घर में कभी कहवा, कभी किसी तरह की जड़ी बूटी की फक्की बनाकर उसे हाजमे के तौर पर रजिया खुलाती रहती, लेकिन इससे उसे जरा भी फर्क न पड़ता जब तक कि उसका 7वां महीना शुरू न हुआ और उसका पेट इस कदर बाहर की तरफ निकल आया कि यहां 2 लोगों ने इस चीज को बुरी तरह महसूस करना शुरू कर दिया। एक रजिया और दूसरा सिर नईम। रजिया को यह तशवीश होती जा रही थी कि उसकी बेटी किसी किस्म की रसूलियों का शिकार न हो रही हो, और सिर नईम को यह तशवीश खाए जा रही थी कि उसका क्या गया गुनाह किसी निशाने की मानंद भरकर सारे जहां को उसके गंदे किरदार से आगाह न करते। उसने कई बार सोनिया से पूछने की भी कोशिश की कि तुम्हारा पेट इस कदर क्यों बढ़ रहा है, लेकिन हमने उसकी कोशिश नहीं की। वो अब उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी, उससे दूर दूर रहती और वो खुद भी उसके पास ना जाता और न ही उसे छीड़ता कि मबादा वो रो रो कर सबको बताना ना शुरू कर दे। वो उसकी ज़हनी हालत को अच्छी तरह समझता था और ये चीज उसे खौफजदा किए रखे हुए थी, जब तक कि वो दिन ना आया। उस दिन उसने एक बार फिर हिम्मत की और उस सबूत को हमेशा के लिए मिटाने का सोचा। वो उस वक्त दर्द से बेहाल थी जब वो उसे लेकर वॉशरूम में गया। वो बुरी तरह परेशान था, नहीं जानता था कि उसे इस हालत में क्या करना है। सोनिया को दर्द की इतनी शिद्दत थी कि यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अभी उसके हाथों से ही ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। और सामने खड़ा शख्स भी इससे कम परेशान नहीं था। उसके तो हाथ पांव भी फूल गए थे। अगर सोनिया को यहां पर कुछ हो जाता तो न जाने उसके साथ किया होता, और अगर कुछ न भी होता तो भी वो बरी हो जाती तरह फंस चुका था। कुछ ही देर गुजरी जब सोनिया को लीवर पेन स्टार्ट हुआ। ये सुबह की रहने वाली छोटी मोटी दर्दें शदीद दर्द का बायस बने। सामने खड़े शख्स को उस पर जरा बराबर भी तरस नहीं आ रहा था। वो तो बस चाहता था कि किसी तरह ये सारे शवाहिद मिट जाए ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले। अगर उसके बाद भी सोनिया उसका नाम लेती है तो किसी को भी मालूम नहीं होगा। उस वक्त वो मुकम्मल बेहाल हो चुकी थी और बिलाखिर थोड़ी ही देर बाद उसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे को जन्म देते ही वो बेहोश हो गई। ये सब देखते ही नईम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस हालत में क्या करना चाहिए। उसके तो हाथ पांव भी फूल चुके थे। उसने जल्दी से वो बच्चा उठाया और उसे वहीं पर बेयार और मददगार छोड़कर छोटी दीवार फलांगते हुए वहां से निकल गया। वो इतना बदहवास हो चुका था कि बदहवासी में न जाने किया क्या करता फिर रहा था। शाम तक सोनिया घर न आई तो रजिया को तशवीश हो गई। उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द मोहल्ले से, बच्चों से, सबसे उसके बारे में मालूमात ले, लेकिन कोई भी नहीं जानता था। बच्चों का यही कहना था कि वो अभी स्कूल में ही थी। बिलाखिर उसने स्कूल के प्रिंसिपल से राबता किया और स्कूल को दोबारा खुलवाया गया। जब वो वॉशरूम से उस हालत में पाई गई जिसे देखकर कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। रजिया का तो सिर पैट पैट कर बुरा हाल था। उसे उसी वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो उस वक्त तक इस दुनिया में न रही और अपने साथ सारे राज लेकर दफन हो गई। सारे असातिज़ा में से नईम गायब था। कुछ लोगों ने उसे बदहवासी में यहां से भागते हुए भी देखा था। सारे शवाहिद उसके खिलाफ थे। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने इकरार जुर्म कर लिया। कोई नहीं जानता कि उसे इस जुर्म की कितनी बड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन इस वाकये में आखिर उस मासूम लड़की को किस बात की सजा दी गई? सिर्फ और सिर्फ मासूमियत की,
या फिर लड़की होने की? और रजिया को किस बात की सजा दी गई? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी। आखिर कब तक इस मुल्क में औरत सिर्फ औरत होने की बना पर ही पामाल की जाएगी? आखिर कब तक